मैं डॉक्टर आर.के. पुरोहित, आपका स्वागत है। आज पंचायती राज व्यवस्थाओं की चर्चा करते हैं। भारत में संघात्मक व्यवस्था है। दुनिया के अन्य देशों में जहां संघीय व्यवस्था है, वहां पर शासन के 2 स्तरों पर शासन व्यवस्थाएं स्थापित हैं। केंद्र स्तर पर संघ सरकार या केंद्रीय सरकार और प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार है। लेकिन भारत एक ऐसी संघीय व्यवस्था की स्थापना करता है जहां पर सरकारें 3 स्तरों पर स्थापित होती हैं, वो भी पूरी तरह से संवैधानिक रूप से। एक केंद्र में केंद्रीय सरकार है, दूसरा प्रांतों में राज्य सरकारें हैं और तीसरा स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं और नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर की प्रजातांत्रिक व्यवस्था 3 स्तरों में विकेंद्रित रूप से स्थापित की गई है। इसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसमें 3 शब्द हैं। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय का मतलब आसपास के लोग, स्व मतलब अपना और शासन। तो जहां पर स्थानीय व्यवस्थाओं का संचालन स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया जाता है, या आप इसको और भी स्पष्ट रूप से कहें, जहां पर ग्रामीण व्यवस्था का संचालन ग्राम के लोगों के द्वारा ही किया जाता है, उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। क्योंकि एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी गांव में कोई नाली बनाना है, तालाब का चौड़ीकरण करना है या तालाब को गहरा करना है, तो उसके लिए भी राज्य की राजधानी में बैठ करके नीति बनाई जाए तो वह उतना सफल नहीं होगा। क्योंकि राजधानी में बैठ करके जो लोग नीतियों का निर्माण करते हैं, उन्हें सभी चीजों की जानकारी, छोटी से छोटी चीजों की जानकारी नहीं हो सकती। बड़ी जानकारियां हो सकती हैं, छोटी जानकारियां नहीं हो सकती। और ग्रामों में छोटी छोटी समस्याएं होती हैं और लोगों को प्रतिदिन इनसे 2-4 होना पड़ता है। तो इसलिए यह विचार उत्पन्न हुआ कि स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्थानीय लोगों की सहमति से और स्थानीय लोगों के सहयोग से संपन्न किया जाए। क्योंकि जो लोग जिस स्थान पर निवास करते हैं, वे उस स्थान के बारे में, समस्याओं के बारे में और उसके समाधान के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो क्यों न जो लोग समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं, वही उसी ग्राम के लोगों को ही पूरी जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप लीजिए और आप ग्रामीण समस्याओं का समाधान करिए। इसके पीछे यही मनोविज्ञान है कि स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया जाए, ताकि ऐसी समस्याओं का निराकरण अच्छी तरह से किया जा सके, हो सके। तो ये स्थानीय स्वशासन की अवधारणा है। जहां तक विकेंद्रीकरण का प्रश्न है, प्रजातंत्र का मूल आधार विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियां बंटी होना, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। जहां कहीं भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है, इसमें अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण को अपनाया जाता है। क्यों? क्योंकि विकेंद्रीकरण को अपनाएंगे तो कभी भी तानाशाही नहीं आ सकती। तानाशाही कहां आती है? जहां पर शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित होंगी, और जहां कहीं भी एक स्थान पर शक्तियां केंद्रित होंगी, वहां पर तानाशाही अवश्य ही आएगी। और इसीलिए प्रजातंत्र में कोई भी शासक निरंकुश नहीं हो पाता, क्योंकि उसके पास शक्तियां होती हैं लेकिन अधिक शक्तियां नहीं होती। तो ये प्रजातंत्र का सार है कि शक्तियां विकेंद्रित होनी चाहिए। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से शक्तियां विकेंद्रित करने का प्रयास किया जाता है और भारत में किया गया है। जहां तक पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की व्यवस्था बहुत पुरानी है।
आपने वो कहानी सुनी होगी अलगू चौधरी और सोहेल शो की। और यह मान्यता थी, भारत में यह मान्यता रही है कि पंचों में परमेश्वर का वास होता है, क्योंकि पंच नहीं होते, वे परमेश्वर की भांति होते, मतलब निष्पक्ष होते। तो पंचायती व्यवस्था भारत की बहुत पुरानी व्यवस्था है। बहुत कौटिल्य के समय या ईसा पूर्व और प्राचीन व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्थाएं प्रचलित थी। इनको कोई भी शासक प्रभावित नहीं करता था। पंचायती राज व्यवस्था अच्छी तरह से चला करती थी। मुगलों के शासन में भी थोड़े बहुत रूप में पंचायती व्यवस्था प्रचलित थी। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने पूरा बर्बाद कर डाला और उसके बाद उन्होंने अपनी व्यवस्था की स्थापना की, लेकिन इसमें से कोई भी कारगर रूप से काम नहीं कर पाया। वैसे भी हमें पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में या स्थानीय स्वशासन के बारे में अंग्रेजों से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी। जब स्वतंत्रता मिली और संविधान का निर्माण शुरू हुआ तो संविधान सभा के अनेक सदस्य पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के पक्ष में थे, लेकिन अंतिम विचार के बाद यह तय हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था को निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। संविधान में बाध्यकारी रूप में इसको सम्मिलित नहीं किया जाए। इसके पीछे कारण क्या था? स्वयं डॉक्टर अंबेडकर पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप देने के पक्ष में नहीं थे और इसलिए विचार विमर्श के बाद पंचायती राज व्यवस्थाओं को निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण एकमात्र कारण यह था कि भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित थी और जब तक पढ़ा लिखा कोई आदमी नहीं होगा तब तक काम अच्छी तरह से नहीं हो सकता। क्योंकि अशिक्षा थी और अशिक्षा होने के कारण गैर जिम्मेदारी की भावना थी, उन्हें अपने दायित्वों का बोध नहीं था, तो किस प्रकार से आप पंचायती राज व्यवस्था को संचालित करेंगे? यदि अनपढ़ व्यक्ति मंत्री बन जाए तो वह कहां तक अपने विजन के आधार पर, अपने दृष्टि के आधार पर किस प्रकार से शासन करेगा? तो पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। तो चूंकि उसमें बहुत ज्यादा अशिक्षा का भाव था और साक्षरता बहुत कम थी, इसलिए यह तय किया गया कि इसको संवैधानिक रूप न दिया जाए, अपितु निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया जाए और राज्यों पर यह जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि वे इसको लागू करें। अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था की गई कि राज्य पंचायतों की स्थापना करेगा और उन्हें इतनी शक्तियां और अधिकार देगा जिससे वे स्वायत्त शासन की एक इकाई के रूप में काम कर सके। केवल उनसे अपेक्षा की गई, क्योंकि निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी बाध्यकारी नहीं है, वह राज्यों के लिए स्वैच्छिक है। इसलिए निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में इसको व्यवस्था कर दी गई और यह अपेक्षा की गई कि राज्य सरकारें पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना करेंगी। कोई बाध्यता नहीं थी। जब बाध्यता नहीं थी, स्वाभाविक रूप से राज्य सरकारों ने इसके प्रति उदासीनता का भाव रखा। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया, बड़े जोर शोर से लागू किया गया। यह अपेक्षा की गई कि जनता सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेगी और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पंचायती राज व्यवस्था को अच्छी तरह से संचालित करेगी। लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने इसे अपने एक विभाग के रूप में संचालित किया। अब जब सरकार एक विभाग के रूप में, पंचायत राज व्यवस्था एक विभाग हो गया और कुछ नहीं, मतलब पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण, उसका संचालन सरकारी अधिकारी करते थे, सरकारी कर्मचारी करते थे और जनता को इसमें भाग नहीं दिया गया। एक तरफ सरकार का यह सोचना था कि जब हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू करेंगे तो जनता का सहयोग मिलेगा। दूसरी तरफ जनता सोचती थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम चूंकि लागू हो रहा है, इसलिए अब हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई, अब सरकार सब काम करेगी, हमको करना कुछ नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से
जनता की अपेक्षा और सरकार की अपेक्षा दोनों एक दूसरे से भिन्न थी। परिणाम स्वरूप सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। राज्य के अनेक प्रांतों में, देश के अनेक प्रांतों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसका परिणाम शून्य निकला, क्योंकि जनता का सहयोग नहीं मिला और सरकारी अधिकारियों ने कोई सहयोग या कोई काम ढंग से नहीं किया। इसके बाद 1957 में केंद्र सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति बनाई। बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनकी अध्यक्षता में 1957 में समिति बनी और समिति ने 1957 के आखिरी में दिसंबर महीने में अपनी रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में उसने यह कहा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना की जावे। इसके 3 स्तर हैं। एक, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत हो, जनपद स्तर पर मंडल पंचायत हो और केंद्र स्तर पर और जिला स्तर पर जिला पंचायत। 3 स्तर के हो, तीनों के नियमित चुनाव हों और इनको काम करने की आजादी मिले। पंचायती राज संस्थाओं को काम करने की आजादी मिले और इनकी देख रेख ऊपर की संस्थाएं करें। सरकार भी कर सकती है और ऊपर की निर्वाचित संस्थाएं भी कर सकती हैं। जैसे जिला पंचायत अपने जनपद पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करेगी, जनपद पंचायत ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करेगी, देख रेख, ताकि गलती न हो, कम हो। इसके साथ ही समय समय पर इसका निर्वाचन होना चाहिए और अधिकारी कर्मचारी जो भी पंचायतों के अंतर्गत काम करते हैं वो सब पंचायतों के अधीन होना चाहिए। तो अधिकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी पंचायती राज व्यवस्थाओं को देने का प्रतिवेदन इस रिपोर्ट में किया गया है। और पंचायती राज संस्थाओं को के संचालन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही गई थी और जनता का सहयोग लेने की भी इनको पूरी तरह से छूट दी गई थी। ये चीजें बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में कही गई थी। मतलब बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के संचालन की स्थापना की, संस्तुति दी और उसके बारे में ये कहा कि इसके निर्वाचन समय समय पर होने चाहिए और उनको साधन और शक्तियां इनको दी जानी चाहिए। लेकिन और 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान के नागौर जिले में इसको पंडित नेहरू ने उद्घाटित किया। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थाओं की स्थापना की गई और पंडित नेहरू ने इसका उद्घाटन किया और अपना उद्घाटन भाषण में पंडित नेहरू ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को काम करने दीजिए, कोई गलती करें कोई बात नहीं, उसको सुधार लेंगे, लेकिन काम तो करने दीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल क्या हो गया कि लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काम करने दिया गया। जब तक आप काम करने ही नहीं देंगे, काम सीखेंगे कैसे, उनको अनुभव कैसे होगा, शासन का संचालन कैसे होता है, उनकी जानकारी कैसे होगी। तो ये चीज थी, लेकिन इसमें कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि कुछ राज्यों में तो पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना हो गई, लेकिन कई राज्यों ने इसको अस्वीकार भी कर दिया क्योंकि इसके पीछे कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। जिन राज्यों ने इसको स्वीकार भी किया, मर्जी आई चुनाव करवा दिया, जब मर्जी आई इसको भंग कर दिया और लंबे समय तक बिना निर्वाचन के भी संस्थाएं रही। मतलब कि संस्थाओं को बिना निर्वाचन के 5 साल 10 साल तक वैसे पड़ा रहने दिया, भंग कर दिया, तो कोई किसी को सुध नहीं रही कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को भी चुनाव होना है। मतलब कि बहुत ज्यादा लापरवाही राज्य सरकारों ने की। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि बलवंत राय मेहता की समिति की रिपोर्ट भी कोई कारगर रूप से संचालित नहीं हो पाई, क्योंकि राज्य सरकारों ने खूब मनमानी किया। इसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति बनी, जनता पार्टी के शासनकाल में। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाने की व्यवस्था है, मतलब की जानी चाहिए, उसके 2 स्तर हो, एक जनपद या मंडल स्तर पर और दूसरा जिला स्तर पर। मतलब ग्राम पंचायत को उसने खत्म कर दिया। उसने पंचायती राज व्यवस्थाओं के
द्विस्तरीय संगठन का प्रतिवेदन दिया। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का मूल आधार ग्राम पंचायत है और अशोक मेहता समिति ने इस आधार को ही खत्म कर दिया। मंडल पंचायत हो जनपद स्तर पर और जिला स्तर पर जिला पंचायत, दो स्तरीय व्यवस्था का उसने सुझाव दिया। और सभी अधिकारी, मतलब कि जिले के अंतर्गत काम करने वाले सभी अधिकारी, यहां तक कि कलेक्टर भी जिला पंचायत के अधीन हो। इसी प्रकार से जनपद के अधीन जो भी लोग काम करते हैं वो सब के सब जनपद पंचायत के अधीन काम करें। तो इसको पूरी शक्तियां दी जाए ताकि वास्तविक रूप में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हो। लेकिन अशोक मेहता समिति की सबसे बड़ी दुर्बलता यह थी, इस समिति के प्रतिवेदन में सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसने पंचायती राज व्यवस्था के मूल आधार ग्राम पंचायत को ही अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप इसको किसी भी राज्य ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1985 में GV.K. राव समिति का गठन किया गया। इसने कहा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए, तीन स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, इसके निर्वाचन समय समय पर होने चाहिए और नीति नियोजन तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए आवश्यक इनको संसाधन मिलना चाहिए या ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी विकास कार्य है इन सभी का संचालन इन्हीं समितियों के, इन्हीं संस्थाओं के द्वारा ही किया जाना चाहिए। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि सरकारें इसके लिए स्वयं इच्छुक नहीं थी। और आखिरकार फिर 1985 में डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी कश्मीर के थे, संविधान के विशेषज्ञ के रूप में उनका नाम लिया जाता है। वे इंग्लैंड में भारत के उच्चायुक्त भी थे। जैसे अमेरिका में जैसे राजदूत होते हैं तो राष्ट्रमंडल के सदस्य जब राजदूतों का आदान प्रदान करते हैं तो इन राजदूतों को राष्ट्रमंडलीय देशों में उच्च आयुक्त हाई कमिश्नर कहा जाता है। तो डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति ने पर्याप्त विचार विमर्श के बाद एक महत्वपूर्ण सिफारिश किया कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप दिया जाए। ये लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति की रिपोर्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप दिया जाए। यदि संवैधानिक स्वरूप दे दिया जाता है तो राज्य सरकारें इसका चुनाव कराने के लिए, पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना के लिए बाध्य हो जाएंगी, वो कोई मनमानी नहीं कर पाएंगे। और इसके पहले जितने भी समितियां बनी इनमें से किसी भी समिति ने इस बात को ध्यान नहीं दिया था। इसलिए वर्तमान समय में जो पंचायती राज व्यवस्थाएं, स्थानीय स्वशासन की जो भी संस्थाएं कार्यरत हैं, इनके लिए डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी को श्रेय दिया जा सकता है। तो इसने कहा कि संविधानिक स्वरूप दिया जाए, मतलब इसको संविधान का अंग बनाया जाए, संविधान संशोधन किया जाए, संविधान में इसको सम्मिलित किया जाए, तब जाकर के पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जा सकेगा। और परिणाम यह हुआ कि 1989 में 1989 में 64वां संशोधन विधेयक सदन में पेश हुआ, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। इसके बाद 1993 में जब फिर से कांग्रेस की सरकार बनी, पीपी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, तो उनके शासनकाल में इसको फिर से सदन में पेश किया गया और इसको जब पारित हुआ तो 73वां संशोधन विधेयक संशोधन के रूप में जाना गया। और इस 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना की गई और इसमें संविधान में 11वीं अनुसूची डाली गई। देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ा गया, कब? 1951 में। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल निषेध अधिनियम को सम्मिलित किया गया। 11वीं और 12वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप दिया गया। और 12वीं अनुसूची में नगरीय क्षेत्रों के शासन को
सम्मिलित किया गया और इसे 74वां संशोधन का नाम दिया गया। तो ये 11वीं और 12वीं अनुसूची में इसको सम्मिलित किया गया। 73वां और 74वां संशोधन को पंचायती राज व्यवस्था का संबंध संविधान के 73वें संशोधन से है। और इस 73वें संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9, संविधान में 22 भाग हैं, अध्याय नहीं, अध्याय और भाग अलग अलग हैं। पूरा संविधान 22 भागों में बटा हुआ है और एक भाग में, मतलब कि भागों में कई अध्याय हैं। तो 9वां अध्याय नहीं है, 9वां भाग है। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया और उसमें अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना की गई। इसके बारे में चर्चा अगली बार होगी। आपको धन्यवाद।